शर्माओ नहीं। फरहान अपना हाथ बेला के आगे करता है, जिस पर बेला कबीर के पास से फरहान के पास चली जाती है। बेला ने ऐसा करके कबीर को हवा दी थी। परी, तुमने ये सब मुझसे तो डिस्कस ही नहीं किया कि मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगी। कबीर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेंकर सबके सामने बेला को शर्मिंदा करता है। बेला ये सुनकर शौक रह जाती है, लेकिन वो तो तुमने शायद बेला इतनी कहती है तब कबीर इसकी बात को रद्द कर देते। जान, अब बातें तो ना बनाओ। मैंने कहा था ना कि लड़की ठीक नहीं है। अब बताओ। ये सब तमाशा देखकर लगारी साहब आग बगोला होकर फरहान को कहते हैं। फरहान को बेला पर पूरा यकीन था, क्योंकि वो कबीर को अच्छी तरह से जानता था। ये लड़की, जा इसी अपने साथ चल निकल मेरे घर से। लगारी साहब और कबीर की तरफ अपना रुख करके कहते हैं, नहीं डैड, बेला यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मैं बहुत जल्द इससे निकाह कर लूँगा, लेकिन इस लड़के के साथ तो हरगिज़ नहीं भेजूंगा। फरहान ये कहकर बेला का हाथ अपने हाथ में मजबूती से थाम लेता है। कबीर ये देखकर बेला की तरफ गुस्से से देखता है, जिस वजह से बेला डर कर फरहान के साथ चिपक जाती है। फरहान, देखो मैंने कुछ नहीं किया। इसने कहा था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, इसलिए ये मेरा ट्रीटमेंट करने लगा है। बेला ने फरहान को सारी सच्चाई बताई। वाह लड़की, मान गए तुम्हें। अगर मैं फिजियोथेरापिस्ट होता तो तुम्हारा ये मंगेतर भी फिजियोथेरापिस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक साथ पढ़ते आए हैं अंकल जी। और अगर ट्रीटमेंट करना भी होता तो मैं वैसे भी कर सकता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस बहुत हुआ, निकल मेरे घर से। लगारी साहब जैसे ही बेला का हाथ पकड़ कर ले जाने लगते, फरहान फौरन आगे आता है। रुके डैड, मैं इसे नहीं जाने दे सकता। बेला को आप निकाह ख्वाह को बुलाएं। अब हमारा सिर्फ निकाह होगा, वो भी कबीर के सामने। फरहान ये कहकर कबीर को देखता है, जो अपनी आंखों में चिंगारी इस पर बरसाता है। बेला ये सुन के फौरन अपना हाथ छुड़वाकर फरहान के पास आकर इसका बाजू पकड़ लेती है। देखो फरहान, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है, बचपन से अब तक। इनफैक्ट मैं शख्स को तुम समझकर इसके साथ आ गई। मुझे नहीं पता था ये घटिया इंसान इस साथ तक चला जाएगा। मैं बस इसकी बातों में आ गई थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्लीज़ तुम मुझे से निकाह कर लो, मेरी इज्जत बचा लो। मेरे बाबा अकेले हैं। अगर चाचू ने तुम्हें ये सब बता दिया तो इनका क्या हाल होगा। बेला जज्बाती हो गई। बस चुप हो जाओ। फरहान इसकी बात काट देता है और उसके कंधे पर मान बड़ा हाथ रखता है। कबीर को बेला की बातें तीर की तरह चुभती हैं। ऊपर से फरहान इसके कंधे पर हाथ रखकर कबीर को और गुस्सा दिलाता है। अंकल, आप अपने बेटे को कहीं कि वो बेला को छोड़ दे। इसे नहीं पता ये कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। अगर इसे इज्जत का ख्याल होता तो मुझसे भी निकाह का कह सकती थी। ये कहकर वो बेला की तरफ देखता है और एक सुलगती हुई मुस्कुराहट उछालता है। लगारी साहब बेला को बाहर की तरफ धक्का देकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अभी बेला मुंह के बल जमीन बोस होने लगती है कि सामने से कबीर से थाम लेता है। बेला को कबीर का चेहरा धुंधला दिखाई देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फरहान फौरन बेला के पास आता है, लेकिन कबीर अपना हाथ आगे करके से वहीं रुकने का इशारा देता है। तेरी किस्मत में नहीं थी ये अफसोस। आइंदा के बाद परीक्षा बाबील के पास भी मत आना, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बहुत जल्द ये बाबील कबीर खानजादा की बनने वाली है। वही कहकर रुकता नहीं है, बल्कि इसे बाहों में भरकर वापस चला जाता है। इसे जब होश आता है तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाती एक छोटा सा कमरा होता है, जहाँ सिर्फ एक बेड, थोड़े से फासले पर एक लोहे की अलमारी और एक सोफ़ा दिखाई देता है। फिर अचानक थोड़ी देर पहले होने वाला मंजर एक फिल्म की तरह इसके सामने आता है। वो फ़ौरन बेड से उतरती है और इतनी देर में एक औरत इसके कमरे में आती है, जिसे हाथ में एक डिश होती है, बेला के सामने रखती है। बेला को बहुत शदीद भूख लगती है, इसलिए वो फटाफट खाना खा रही थी। औरत वापस जाने लगती है तो बेला से सवाल करती है, देखो मैंने बगैर किसी चोन की खाना खाया है, अब प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ। बेला से दरख्वास्त करती, बेटा ये इसका घर का क्वार्टर है जहाँ इस घर के सर्वेंट रहते हैं और खान आपको यहाँ लेकर आए हैं। आपको जॉब की ज़रूरत है इसलिए। और हाँ बेटा, वो रहा आपका सामान। ये कहकर वो सामान की तरफ इशारा करके वापस चली जाती है। ये सुनते ही बेला के होश उड़ जाते हैं। खान मतलब कबीर खानजादा, वो यहाँ मुझे सर्वेंट के तौर पर लाया है। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये कहकर वो दरवाजे का रुख करती है। जब वो सामने से खड़ा पाती है, वो आते साथ दरवाज़ा बंद कर चुका होता है और अब इसके कदम बेला की तरफ बढ़ने लगते हैं और निगाहें भी इसकी तरफ जमा होती हैं, जिसमें बेला की दहशत दिखाई देती है। लेकिन वो अपने आप को कंपोज करती वहीं रुक जाती है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हटो मेरे रास्ते से, दरवाज़ा खोलो। ये क्या घटियापन है। बेला अपनी सारी भड़ास बाहर निकालती है। घटियापन तो अब दिखाऊंगा कि अगर तुमने एक भी उल्टा सीधा लफ्ज़ दोबारा बोला। कबीर इसका बाजू पकड़ता है, देखो इस घर में तुम एक सर्वेंट की हैसियत से हो, लेकिन जल्द मेरी निकाह में हो जाओगी, लेकिन फिर भी रहोगी नौकरी। तो ये नखरे मुझे तो बिल्कुल ना दिखाना। आई बात समझ में। कबीर बेला का हाथ अपने हाथ में दबोचते हुए कहता है, इससे घटिया वाहियात इंसान को तो किसी को भी पसंदीदा ना हो। ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुमसे निकाह करूंगी। कितनी प्यारी हो यार, दिल कर रहा है अभी टेस्ट कर लो, लेकिन नहीं। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ तो मुझे पूरे का पूरा सब्र मिल गया।
کبیر اس کے سامنے اپنے طنز کے تیر برساتا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ نکاح میں فرحان لغاری کی دشمنی کی آڑ میں آ کر تم سے کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس کل کا دن ہے، اس کے بعد میں تمہیں نکاح کے لیے لے جاؤں گا، تو اپنا دماغ درست کر لو، ورنہ تمہارے باپ کو بتانے میں لغاری انکل دیر نہیں لگائیں گے۔ جن کاموں میں پیسے دے کر بن کروا چکا ہوں، یہ کہہ کر کبیر چلا گیا اور بیلا صدمے سے دوچار رہی کہ اتنی جلدی میں کہاں سے آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بابا کو وہ شکایت کا موقع نہیں دے گی، اس لیے اسے نکاح کے لیے وہ دل سے راضی ہو گئی تھی، لیکن وہ ایک سرونٹ کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کبیر اسے سرونٹ کے طور پر جولی اور اپنے باپ کی وجہ سے لایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے نکاح کی خبر ان تک پہنچے۔ فرحان کو جیتے ہوئے دیکھنا اس کی فطرت میں نہ تھا، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جلد سے جلد بیلا کو فرحان سے بیوی کی حیثیت سے ملائے گا۔ کبیر فرحان کے سامنے سے بیلا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لے گیا۔ یہ بات فرحان کو ہضم نہیں ہوئی، اس کا بس نہیں چل رہا کہ دنیا تباہ کر دے۔ 2 سال پہلے ٹھیک اسی طرح وہ جولی کو اس سے چھین لیتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا، تو پھر اس کی منگیتر تھی، لیکن اس نے ٹھان لی کہ اس بار وہ کبیر کو بالکل بھی جیتنے نہیں دے گا۔ کیا ہوا اگر اس نے بیلا سے نکاح کر لیا، لیکن اس کا دل صرف میں ہی جیتوں گا۔ اسے تو پتہ تھی کہ کبیر کے دل میں بیلا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، پیار تو دور کی بات، وہ تو صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے نکاح کرے گا۔ پہلے تو فرحان جولی کو کبیر کے کرتوت بتانے کا پلان بناتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہیں کبیر بیلا کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ کبیر بیلا کے روم سے نکل کر اپنے روم میں جانے لگتا ہے تو راستے میں اسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے یہ آواز ڈیڈ کے روم سے آ رہی ہے تو فوراً وہاں کر رک جاتا ہے۔ ڈیڈ کیا ہوا بتائیں مجھے؟ کبیر فوراً جاتا ہے۔ کچھ بھی صحیح نہیں ہے بیٹا، جب تمہاری ماں قتل کا بدلہ نہیں لے لیتی تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے میری بیوی کا قتل کیا اور اب اس کی بیٹی میرے پیچھے پڑی ہے۔ بیٹا تم خود بتاؤ ایسے کیسے میں آرام سے بیٹھ جاؤں؟ جمشید اپنے آنسو بہا کے ساری تفصیل اپنے بیٹے کو سناتا ہے۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ اس کی بیٹی مجھ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کبیر اپنے باپ سے کہتا ہے، بیٹا اس عورت کی بیٹی نے پاکستان میں میرے خلاف آواز اٹھائی تھی کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں نے تمہاری ماں کا قتل کیا ہے۔ وہ اس وقت میرے پیچھے پڑی ہوئی اور اب وہ پیرس پہنچی ہے۔ ڈیڈ آپ کو اس لڑکی کا نام معلوم ہے یا پھر اس کے پاس کوئی تصویر؟ کبیر فوراً پوچھتا ہے، نہیں بیٹا، میں نے اسے تب دیکھا تھا جب وہ چند ماہ کی تھی، اس کے بعد وہ میرے سامنے نہیں آئی۔ میں اس کے باپ سے ملنے گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ میرے خلاف کھڑی ہے، اور ہاں اس کی گردن میں ایک تل ہوگا، بالکل ویسا جیسے اس کی ماں کی گردن پر تھا۔ ڈیڈ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور رہی بات اس لڑکی کی تو میں اس کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکالوں گا۔ کبیر کی آنکھوں میں ایک نفرت کی آگ تھی، یہ دیکھ کر وہ روم سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد جمشید اپنی انگلی سے آنسو صاف کرتے ایک زوردار کہکا فضا میں اڑاتا ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔